हेलो फ्रेंड्स, हम कक्षा 11वीं जीव विज्ञान एनसीईआरटी का अध्याय 5 आज शुरू कर रहे हैं। पुष्पी पादपों की आकारिकी। आकारिकी का मतलब है मॉर्फोलॉजी और मॉर्फोलॉजी का मतलब है बाह्य संरचना का अध्ययन करना, है ना। किसी भी प्राणी में, चाहे वो पौधा हो या जंतु हो, उसकी अगर बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं तो वो आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी कहलाता है। और अगर आंतरिक संरचना, जैसे उनके अंग तंत्र कैसे हैं या उनके ऊतक कैसे हैं, कोशिकाएं कैसे हैं, इनका अध्ययन करना एनाटॉमी यानी शारीरिकी कहलाती है। ठीक है, तो हम ये दोनों में दोनों प्रकार के अध्ययन हम करेंगे बारी बारी से। तो पहले हम आकारिकी का अध्ययन कर रहे हैं, वो भी पुष्पी पादपों की, है ना। देखिए, जो पादप हैं वो शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनमें सब में बटे हुए हैं। तो जो एंजियोस्पर्म है उन्हीं को हम पुष्पी पादप कहते हैं, क्योंकि पुष्पों का जो पुष्प जो उत्पन्न होते हैं वो केवल एंजियोस्पर्म में होते हैं। ठीक है, और ये उनके प्रजनन अंग होते हैं। तो इस पुष्पी पादप में जो जड़ है, तना है, पत्ती है ना, उसके बाद पुष्पक्रम है, पुष्प है, इन सभी का हम बारी बारी से इसमें अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, यद्यपि एंजियोस्पर्म्स की आकारिकी अथवा बाह्य संरचना में बहुत विविधता पाई जाती है, फिर भी इन उच्च पादपों का विशाल समूह अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए, संरचनाएं तो बहुत अलग अलग प्रकार की मिलेंगी आपको, है ना। पौधों को हम बहुत सारे पहले तो हम डिवीजन में बांटते हैं, जो हमने डिवीजन कहा अभी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये डिवीजन है। उसके बाद हम इनको क्लासेस में बांटते हैं। जैसे मान लो जिम्नोस्पर्म एक क्लास है, एक डिवीजन है, तो उसके अलग अलग हम क्लासेस बांटेंगे। जैसे कि मान लो डाइकॉट है, मोनोकॉट है ना। फिर उनको हम अलग अलग ऑर्डर में, फिर फैमिली में, तो फैमिली बहुत सारे आपको मिलेंगे। मोनोकॉट की अलग फैमिली है, डाइकॉट की अलग फैमिली है, जैसे लेग्यूमिनेसी है, फेबेसी है, इस टाइप के हम एस्टेरेसी है, ये सब हम फैमिली के नाम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनके सबकी संरचनाएं जब आप देखेंगे अलग अलग पादपों की, आज के डेट में करीब 5 लाख ऐसे पादप हैं जिनकी प्रजातियों का हमने नामकरण और अध्ययन किया है। तो इन 5 लाख प्रकार के जो पौधे हैं, सभी में आपको अलग अलग प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलेंगी जड़, तना, पत्ती में। ठीक है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ जो बेसिक समानताएं हैं आकारिकी में और शारीरिकी में, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कि जब आप डाइकॉट पौधे पढ़ते हो, जिसको द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं, तो उनकी जड़, तना, पत्तियों में काफ़ी समानताएं हैं। वैसे जब मोनोकॉट या एक बीजपत्री पौधे कहते हैं तो उनके सब में संरचनाओं में काफ़ी समानताएं हैं। डिफरेंसेस भी हैं, अंतर भी हैं, लेकिन समानताएं बहुत सारी हैं। तो जो कॉमन समानताएं हैं, जो कॉमन संरचनाएं हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। इन उच्च पादपों में मूल, स्तंभ, पत्तियां, पुष्प, फलों की उपस्थिति इसका मुख्य अभिलक्षण है, क्योंकि जो पुष्प और फल हैं ये केवल एंजियोस्पर्म में यानी पुष्पी पादपों में ही आपको मिलेंगे। अध्याय 2 तथा 3 में हमने पौधों के वर्गीकरण के विषय में अध्ययन किया है, जो आकारिकी तथा अन्य अभिलक्षणों पर आधारित थे। आपने अध्याय 1 में जीव जगत पढ़ा, फिर अध्याय 2 में आपने जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ा, फिर अध्याय 3 में आपने पादप जगत पढ़ा, अध्याय 4 में आपने प्राणी जगत पढ़ा। तो इनमें आपने अलग अलग पादपों का, प्राणियों का किस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं और उनका क्या आधार होता है, ये आपने डिटेल में पढ़ा है। वर्गीकरण तथा उच्च पादपों को भली भांति समझने के लिए अथवा सभी जीवों के लिए हमें संबंधित मानक वैज्ञानिक शब्दावली तथा मानक परिभाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब आप इनका वर्गीकरण करते हो तो आप कैसे उनके नामकरण करेंगे, है ना। आप उनको किस वर्ग में, किस ऑर्डर में, किस जीनस में आप रखोगे, तो अगर आपको इन सब चीज़ का नॉलेज है तभी ना कर पाओगे। तो ये जो वर्गीकरण का काम है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स वर्क होता है, काफ़ी डीप वर्क होता है, और जो इनके काफ़ी अच्छे नॉलेज रखते हैं वही ये काम कर पाते हैं। ऐसे कोई सुपरफिशियल नॉलेज वाले कि हाँ भाई ये जड़, तना, पत्ती ऐसा होता है, थोड़ा सा जानकारी है तो कर दिया, ऐसा नहीं होता। डीप नॉलेज चाहिए इसके लिए। हमें विभिन्न पादपों की विविधता जो पौधों में पर्यावरण के अनुकूल का परिणाम है, जैसे विभिन्न आवासों के प्रति अनुकूलन, संरक्षण, चढ़ना तथा संचयन आदि के विषय में भी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। कोई भी पादप जिस जगह पे उग रहा है उस जगह का वातावरण कैसा है, और ठंडा है, गर्म है, पानी है, नहीं है, बर्फ है, रेगिस्तान है ना, दलदल है, नमक ज़्यादा है, कम है, पानी कैसा है, लवण वाला है, बिना लवण वाला है ना,
वहाँ के आसपास के प्राणी कैसे हैं, वहाँ इंसेक्ट किस प्रकार के हैं, है ना, इन सभी पे किसी भी पादप का अनुकूलन निर्भर करता है। ठीक है, एक ही पादप है, एक ही प्रजाति है, दो अलग अलग जगहों पे अलग अलग वातावरण में जब उगते हैं तो उनमें अनुकूलन भी अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। दोनों पादप आपको थोड़े से डिफरेंट दिखेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का अध्ययन और जानकारी होना जरूरी है। यदि आप किसी खरपतवार को उखाड़ें तो आप देखेंगे कि उन सभी में मूल, तना, पत्तियां होती हैं, उनमें फूल तथा फल भी लगे हो सकते हैं। पुष्पी पादप का भूमि भाग मूल तंत्र जबकि ऊपरी भाग प्ररोह तंत्र होता है। ठीक है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम इसको कहा जाता है। रूट सिस्टम में सारी जड़ें होती हैं, जड़ से संबंधित जो भी संरचनाएं होती हैं। अब आप सोचेंगे कि जड़ में क्या संरचना है, अरे भाई, तो जड़ में आपका रूट हेयर होता है, मूल रोम जो जल अवशोषित करता है। ठीक है, उसके अलावा उसमें रूट अपेक्स होता है, उसके साथ जोन ऑफ इलॉन्गेशन, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी होती हैं, है ना, तो उनका अध्ययन करते हैं। वैसे जो जमीन के ऊपर का भाग होता है जिसको आप तना कहते हो, तो एक्चुअली तने के साथ जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं सबको मिलके प्ररोह तंत्र या शूट सिस्टम कहते हैं, जिसमें आपका स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, इन्फ्लोरेसेंस है, बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी हो सकती हैं। शूट हेयर भी हो सकता है, रूट हेयर जैसे शूट हेयर भी होते हैं। ठीक है, तो इन सबको हम साथ में लेके चलते हैं तो प्ररोह तंत्र या शूट सिस्टम कहलाते हैं इन सभी ये सभी चीज़ें मिल करके। अब सबसे पहले हम देखेंगे मूल मतलब जड़। ठीक है, तो देखिए, ज़्यादातर पौधों की जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर होती हैं और ये गुरुत्वाकर्षण से धनात्मक आकर्षण दिखाते हैं, मतलब धनात्मक गुरुत्वीय होते हैं, है ना, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। लेकिन कुछ पौधों में ये जड़ें जमीन से बाहर निकल आती हैं। किन पौधों में निकल आती हैं, देखिए, जो दलदली स्थान होते हैं, मार्शी एरिया, वहाँ पर क्या होते हैं कि पानी भरा होता है, चूंकि दलदल है तो मिट्टी के अंदर हवा खत्म हो जाती है, तो जो जड़ें होती हैं उनको सांस लेने के लिए हवा नहीं मिल पाती है, तो वो जड़ें ना वहाँ पर जमीन से ऐसे बाहर निकल आती हैं ऐसे। ठीक है, और इसमें छिद्र होते हैं। इन जड़ों को हम कहते हैं श्वसन मूल, न्यूमेटोफोर्स। दलदली स्थान के पौधे जैसे राइजोफोरा है, एट्रीप्लेक्स है, इन पौधों में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो दूसरे पौधों के ऊपर उगे होते हैं, जिनको हम ऑर्किड्स कहते हैं, एपीफाइट्स कहते हैं, अधिपादप। अधिपादप दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑर्किड है, तो ऑर्किड क्या करे, जैसे ये कोई ट्री है, इसका कोई ब्रांच है, यहाँ उग जाएगा और हरी हरी जड़ें ऐसे हवा में लटका देता है। वो हरी जड़ों की दो विशेषताएं हैं, एक तो हरी कलर की है तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और दूसरा उनमें एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं वेलामेन टिश्यू, ऊतक, जो हवा से नमी को अवशोषित कर लेता है और उसी से उनके जल की आपूर्ति हो जाता है। तो इस तरह से वो जल की आपूर्ति भी कर लेता है, फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है, इसलिए जिस पोषक पौधे में वो चिपका हुआ है वहां से वो कोई चीज का अवशोषण नहीं करता है। ठीक है, ऐसा है। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनते हैं जो मिट्टी में उगती हैं। अब ये क्या लिखा है आप समझ लीजिए पहले। ठीक है, जब आप एक शीड को देखते हो, ठीक है, तो शीड के अंदर एक पाया जाता है एम्ब्रियो, जिसको आप भ्रूण कहते हो। इस एम्ब्रियो में तीन भाग मुख्य होते हैं। ये तो दो कॉटिलिडन आपको दिख रहे हैं, अगर ये डाइकॉट है तो, ठीक है, डाइकॉट है तो दो कॉटिलिडन दिख रहे हैं। इसके अलावा यहीं पर एक बीच में यहां पर होता है प्लूमुल, ठीक है, प्लूमुल, ठीक है, और इधर होता है रेडिकल। तो ये जो रेडिकल होता है भ्रूण में, उसी को मूलांकुर कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्लूमुल होता है इसको जो है जो तना बनाता है, अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं आगे मैं देख के आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी आप ये समझिए कि जड़ बनाने वाला जो पार्ट है जिसको रेडिकल इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में उसी को मूलांकुर कहते हैं। तो ये मूलांकुर आगे चल के मूल यानी जड़ को बनाता है। तो ऐसी जड़ें जो मूलांकुर से बनती हैं वो सत्य जड़ें कहलाती हैं, टैप रूट कहलाती हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त अगर जड़ें कहीं और से बनती हैं तो उसे हम या तो अपस्थानिक जड़ कहते हैं या फिर हम उसे फाइब्रस रूट यानी कि तंतुमय मूल कहते हैं, तंतु मूल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बरगद में देखना, ऐसे तनों में लंबे लंबे रूट लटके होते हैं जो जमीन में घुस जाते हैं, तो वो एक प्रकार का अपस्थानिक जड़ है जिसको पिलर रूट कहते हैं, पिलर रूट, खंभ मूल कहते हैं। वैसे ही आपको
मैज में मिलेगा, वैसे ही आपको गन्ने में मिलेगा जो साइड साइड से रूट निकले होते हैं, ये सब अपस्थानिक जड़ है। लेकिन जब एक बीजपत्री पौधे की बात करोगे तो उसमें ये जो जड़ें हैं जो शुरू में रेडिकल या मूलांकुर से निकलते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं, फिर दूसरी जड़ें निकलती हैं, उनको फाइब्रस रूट कहते हैं या सेकेंडरी रूट कहते हैं। तो एक्चुअली जो है वो टैप रूट नहीं है, वो अपस्थानिक जड़ टाइप के होते हैं जो मूलांकुर को छोड़ के कहीं और से निकलता है। अगर जो मूलांकुर से यानी रेडिकल से निकलता है तो वही सत्य जड़ या टैप रूट कहलाता है। इसको जरा ध्यान रखेंगे तो वही लिखा है, देखिए कि मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है, इनमें से पार्श्वीय मूल निकलती है जिन्हें द्वितीयक जड़ या तृतीयक जड़ कहते हैं। ये वाला जो मूल है, जैसे कि मूलांकुर से निकला एक जड़, फिर इसमें से दूसरा तीसरा ऐसा निकलते चला जाएगा, ये द्वितीयक तृतीयक है। और इनके नष्ट हो जाने से, जो मूलांकुर से निकले हैं ये नष्ट हो जाते हैं और फिर दोबारा बनते हैं कोई और कहीं और से, तो उन्हें फाइब्रस रूट कहते हैं, जैसे मोनोकॉट में है। ठीक है, प्राथमिक मूल तथा इनकी शाखाएं मिलके मूसला मूल तंत्र बनाते हैं, यानी टैप रूट, सत्य जड़ें। मूसला का मतलब है टैप या सत्य जड़ें जो मूलांकुर से निकलती हैं। इनका उदाहरण सरसों का पौधा है, जो कि एक डाइकॉट पौधा है, द्विबीजपत्री पौधा है। द्विबीजपत्री पौधे का क्या मतलब होता है, मैं पहले कई बार बताया हूं आपको, है ना। जिनके जो बीज हैं ऐसे दो फाली में बढ़ जाते हैं, वे द्विबीजपत्री पौधों के बीज हैं। ठीक है, और जिनके नहीं बढ़ते वो एक बीजपत्री हैं, क्योंकि इनके जो एम्ब्रियो है, जैसे सीड है, तो इसके एम्ब्रियो में भी ऐसे दो पाए जाते हैं जिनको द्विबीजपत्र कहते हैं, दो बीजपत्र हैं। जबकि एक बीजपत्र वाले में ऐसे करके ऐसे बना रहता है, सिर्फ एक रहता है। ठीक है, दूसरा नहीं रहता उसमें बीजपत्र। ठीक है, तो एक्चुअली जो मूसला जड़ है वे द्विबीजपत्री पौधों में तो पूरे जीवन काल तक रहेंगे, लेकिन एक बीजपत्र में ये जड़ें जल्दी नष्ट हो जाती हैं, फिर मूसला जड़ें या फाइब्रस रूट्स भी वहां पर बनती हैं। ये देखिए, एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल या मूसला तंत्र अल्पायु होती है और इनके स्थान पर अनेक मूल निकल जाती हैं। ये मूल तने के आधार से निकलती हैं, इन्हें झकड़ा मूल तंत्र कहते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम, झकड़ा। ठीक है, फाइब्रस रूट सिस्टम। इसका उदाहरण गेहूं का पौधा है, क्योंकि ये एक बीजपत्री पौधा है, गेहूं है, चावल है ये। ठीक है, फिगर में कुछ दिया भी है, ये देखिए, ये फिगर है 5.1 है, इसमें तो सब अलग अलग जगह बताया है क्या क्या है, ये देख सकते हैं। ये जड़ है ना, तो जड़ में आप देख सकते हैं कि देखिए प्राथमिक मूल है, फिर यहाँ से निकले हुए द्वितीयक मूल है। ठीक है, मूल तंत्र है, और जहाँ जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, इन पत्तियों वाले स्थान को नोड कहा जाता है। ठीक है, नोड। ठीक है, और दो नोड के बीच का जो है इसको इंटरनोड कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जहां से पुष्प निकलते हैं वहीं पर बाद में फल बनते हैं, पुष्प से ही फल बनते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए, ये मूसला और तंतुक यानी झकड़ा, इसी को झकड़ा लिखा है। मैं बार बार आपको यहां पर बता रहा हूं कि ये फाइब्रस, और फाइबर का मतलब तंतु होता है। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया आपसे कि मूसला जड़ जो है ये डाइकॉट पौधे में तो बना रहता है आखिरी तक, लेकिन मोनोकॉट पौधे में ये बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो मूसला जड़ है पहले नष्ट हो जाते हैं, फिर वहाँ से दूसरी जड़ें निकलती हैं तने से, जिसको झकड़ा या फाइबर से जो है कहा जाता है, तंतुक मूल कहा जाता है। और ये अपस्थानिक मूल है। अपस्थानिक मूल यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जगह जगह से अपस्थानिक मूल इस तरह से निकल रहे हैं शरीर के अलग अलग हिस्सों से। ठीक है, तो ये अपस्थानिक मूल हैं। ये अपस्थानिक मूल अगर आपको देखना है तो आप बरगद में जाइए या गन्ने में देखिए, गन्ने में, तो गन्ने में जैसे आप ऐसे देखेंगे तो जगह जगह से ऐसे जड़ें निकलती दिखती हैं, नोड नोड वाले जगह से, जिसको अपन स्टिल्ट रूट कहते हैं, स्टिल्ट रूट। तो वो वहां पर अपस्थानिक जड़ है एक प्रकार का। तो जो भी जड़ रेडिकल से यानी मूलांकुर से बना, सिर्फ वही मूसला जड़ है, बाकी या तो झकड़ा यानी तंतुक है या फिर अपस्थानिक है। ठीक है, तो तंतुक कहां पर है, तो तंतुक जमीन के अंदर ही होते हैं सभी, और तने के निचले भाग से निकलते हैं। ठीक है, वो तंतुक होते हैं, जैसे मोनोकॉट में है। बाकी में शरीर के कहीं और से, ऊपर से, नीचे से, कहीं से निकल रहा है तो अपस्थानिक जड़ होता है। जैसे आपका बरगद में है, मैज में है, सुगर केन यानी कि गन्ने में है, मैज मतलब मक्के में। ठीक है, और भी कई प्रकार की जड़ें, जैसे आप ब्रायोफाइलम देखते हैं, तो ब्रायोफाइलम की पत्ती में जड़ निकल आता है, अगर पत्ती को लगा देंगे तो एक पौधा बन जाएगा, तो वो भी अपस्थानिक जड़ है। ठीक है, तो यहां पर दो जड़ों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, एक तो कि भी तंतुक मूल और अपस्थानिक मूल में क्या अंतर है। तो तंतुक वाले मोनोकॉट के निचले हिस्से में बनते हैं,
और अपस्थानिक मूल जो है तने के और कहीं पर से भी बन जाएंगे, कहीं पर से भी तने में जड़ पत्ती में बनते हैं। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, पौधों जैसे घास तथा बरगद में मूल मूलांकुर की बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती हैं, इन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं। मैंने बार बार अभी इस चीज का जिक्र किया। मूल तंत्र का प्रमुख कार्य मिट्टी से पानी और खनिज लवण का अवशोषण, पौधे को मिट्टी में जकड़ कर रखना, खाद्य पदार्थों का संचय करना तथा पादप नियामकों का संश्लेषण करना है। पादप नियामक क्या है? अब देखिए, बाकी सब चीज को तो आप समझ गए हैं। पादप नियामक क्या है? ये एक प्रकार के प्लांट रेगुलेटर्स कहलाते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी वृद्धि नियामक। मतलब ये कुल मिला के हार्मोन्स हैं। पौधों के जो हार्मोन्स हैं उनको वृद्धि नियामक या ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। इसमें 5 प्रकार के हार्मोन रहेंगे। रेगुलेटर क्यों कहते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। 5 हार्मोन है, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ये 3 हार्मोन है जो वृद्धि को बढ़ाते हैं। उसके बाद एथिलीन और एब्सिसिक एसिड, ये वृद्धि को कम करते हैं और बुढ़ापा लाते हैं। ठीक है, तो 3 वृद्धि को बढ़ाते हैं, 2 वृद्धि को कम करके बुढ़ापा लाते हैं, इसलिए ये वृद्धि नियामक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये नियमन करते हैं, ज़्यादा कम करते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी जड़ों से बनते हैं। जैसे आप रूट एपेक्स, सूट एपेक्स देखें तो वहाँ से आपको ऑक्सीन बनते हुए दिखेगा। जिब्रेलिन लगभग सभी जगह बनता है। साइटोकाइनिन आपके सूट एपेक्स में बनते हैं, है ना। और जो एब्सिसिक एसिड एथिलीन है वो फलों में, पत्तियों में जहाँ पर बुढ़ापा लाना है वहाँ पर ज़्यादा बनते हैं, या पकाना है तो बनते हैं। अब देखते हैं मूल के क्षेत्र। अब जो जड़ हैं उनके क्या क्या भाग होते हैं, जरा इसको देखिए। ये जड़ है। जड़ में सबसे नीचे रहता है रूट कैप, जिसको मूल गोप कहते हैं। ठीक है, क्यों ये है? क्योंकि ठीक इसके पीछे ये रूट एपेक्स होता है। देखिए, रूट एपेक्स का मतलब होता है मूल शीर्ष। क्या कहते हैं इसको? मूल शीर्ष। और मूल शीर्ष का मतलब होता है कि यहां पर विभाज्योतक ऊतक होते हैं, विभाज्योतक। ठीक है, विभाज्योतक, विभाज्योतक इसको हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो इन सेल्स की विशेषताएं होती हैं, ये विभाजन करके नई कोशिकाएं बनाती हैं। तो इनकी सुरक्षा करने के लिए यहां पर टिप में एक लेयर होता है, एक कैप जैसा होता है, जिसको हम कहते हैं मूल कैप या रूट कैप। और इसके पीछे जो होता है उसको रूट एपेक्स या मूल शीर्ष कहते हैं, जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स या विभाज्योतक होते हैं जो लगातार विभाजन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो एरिया होता है वो दीर्घीकरण क्षेत्र कहलाते हैं, जोन ऑफ इलोंगेशन। दीर्घीकरण मतलब जो नई कोशिकाएं यहां से बन रही हैं वो नई कोशिकाएं वृद्धि करके अपने आकार को बढ़ाती हैं, और जब अपने आकार को बढ़ाती हैं तो मूल का लंबाई बढ़ता है, जड़ की लंबाई बढ़ती है। ठीक है, लंबाई सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ती है कि यहां पर नई कोशिकाएं बन रही हैं, बल्कि इसलिए बनती है कि जो नई कोशिकाएं बन रही हैं वो आकार में वृद्धि करती हैं। तो उस पूरे भाग को जोन ऑफ इलोंगेशन या दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। और उसके बाद जो होता है ये जोन ऑफ मैच्योरेशन या परिपक्वन क्षेत्र होता है, जिसकी कोशिकाएं न तो वृद्धि करती हैं न डिवीजन करती हैं। लेकिन इनमें जो एक महत्वपूर्ण चीज होता है वो होता है मूल रोम, जिसको अपन कहते हैं रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स का मतलब ये है कि ये ना एक्चुअली जो एपिडर्मिस की कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में खूंटी जैसे निकल आते हैं। जैसे मान लो एपिडर्मिस की ये एक कोशिका है, तो ये कोशिका जो है ऐसे करके खूंटी जैसे निकाल लेता है बस, तो ये रूट हेयर बन जाता है। ये ऐसे नहीं दिखेगा, ये आपको लेंस लगा के देखना पड़ेगा तो छोटी छोटी खूंटियां दिखेंगी। इनको मूल रोम कहते हैं। इन मूल रोम की जो प्रमुख कार्य है वो है जल और खनिज लवण का अवशोषण करना। तो जिन पौधों में मूल रोम विकसित नहीं हो पाते हैं वो जल और खनिज लवण का अवशोषण नहीं कर पाते हैं। या जब आप पौधों को ऐसे खींच के उखाड़ देते हैं तो यही मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, और दोबारा जब उस पौधे को लगाते हैं तो अधिकांशतः वो मर जाता है। इसलिए मिट्टी के साथ उठाना पड़ता है पौधों को। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें मूल रोम बनता ही नहीं है, जैसे पाइनस का पौधा है, जिम्नोस्पर्म पाइनस। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, तो इनकी जड़ों में ना एक प्रकार के कवक का जाल बन जाता है, कवक जाल बन जाता है। और जो कवक का जाल होता है
वो ये काम करके देता है, वो जो खनिज लवण और जल का अवशोषण करके पौधे को देते हैं। तो इस संबंध को अपन माइकोराइजा कहते हैं, माइकोराइजा। ठीक है, तो ये पाइनस जैसे कुछ पौधों में होता है। ठीक है, तो फिर से एक बार बता रहा हूं, नीचे मूल गोप यानी रूट कैप है जो सुरक्षा करता है पीछे के रूट एपेक्स को, जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल है और जो विभाजन करते हैं। उसके पीछे दीर्घीकरण या इलोंगेशन क्षेत्र है जो आकार में वृद्धि करते हैं। फिर ये मैच्योरेशन यानी परिपक्वन क्षेत्र है जो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इसमें मूल रोम या रूट हेयर्स हैं जो जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो इतने भाग हैं मूल के। देखिए, मूल का शीर्ष अंगुलित जैसे मूल गोप से ढका रहता है। अब ये अंगुलित जैसे क्या है, मतलब उंगली जैसा एक कैप है। ठीक है, उससे ढका रहता है। यह कोमल शीर्ष की तब रक्षा करता है जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है, क्योंकि मूल जो है मिट्टी में ऐसे प्रवेश करती है तो इसके नष्ट हो जाने का खतरा रहता है। किसका नष्ट हो जाने का? मेरिस्टेमेटिक सेल का नष्ट हो जाने का खतरा रहता है। मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेमेटिक क्रियाओं का क्षेत्र होता है। इसको हिंदी में कहते हैं विभाज्योतक, जो विभाजन करते हैं ऐसे ऊतक। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी पतली भित्ति वाली होती हैं और उनमें सघन प्रोटोप्लाज्म होता है, उनमें बार बार विभाजन होता है। ठीक है, तो इनकी कोशिकाओं की विशेषता ही होती है कि वो सघन प्रोटोप्लाज्म में जल्दी जल्दी विभाजन करते हैं, उनमें कोशिका भित्ति बहुत पतली नहीं के बराबर। इस क्षेत्र से समीपस्थ स्थित कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती हैं और मूल की लंबाई में को बढ़ाती हैं। तो मैंने बताया था ना, जोन ऑफ इलोंगेशन, दीर्घीकरण क्षेत्र, उसकी बात कर रहा है कि वहां से लंबाई बढ़ती है। इस क्षेत्र को दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता तथा परिपक्वता आती है, इसलिए इसके समीप स्थित क्षेत्र को परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं। जब इसके कोशिकाएं पर्याप्त वृद्धि कर लेती हैं तो ये आगे निकल जाती है बाकी चीजें, और ये पीछे में जोन ऑफ मैच्योरेशन बन जाती है। इस क्षेत्र से बहुत पतली तथा कोमल धागे की तरह संरचनाएं निकलती हैं जिन्हें मूल रोम कहते हैं। ये मूल रोम मिट्टी से पानी और खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। ये मैंने पहले ही बताया आपको। और ध्यान रखेंगे कि ये एपिडर्मिस में निकला हुआ एक उंगली जैसा एक्सटेंशन है। ठीक है, ये मूल रोम। ठीक, अब देखिए मूल के रूपांतरण। देखिए, जड़ का प्रमुख कार्य क्या है? एक तो पौधे को मिट्टी में बांध के रखता है, खड़ा करके रखता है। दूसरा काम है जल और खनिज लवण का अवशोषण करना। ये दो मुख्य कार्य हैं। इसके अलावा जड़ जो है कुछ दूसरे कार्य करने के लिए भी रूपांतरित हो जाती है। जैसे अभी मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था, सांस लेने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं, उनको न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जैसे गाजर है, मूली है, सलजम है, इन सभी में जड़ों में बहुत सारा भोजन एकत्र हो जाता है और वो फूल फूल करके मोटे हो जाते हैं, कई प्रकार के आकार ग्रहण कर लेती हैं। तो इनका मुख्य कार्य, इनका भी जो द्वितीय कार्य क्या हो जाता है? भोजन को संग्रहित करना। ठीक है, कुछ की जड़ें ऐसी होती हैं जो भोजन को भी संग्रहित करती हैं और जो कायिक प्रजनन करने में भी मदद करने लगती हैं। उनमें ऐसे ऐसे कुछ कलिकाएं हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं, जो पौधे की मृत्यु के बाद वहां से नए पौधे बनाने में मदद करते हैं, या फिर उनको काट के आप लगा देंगे तो नए पौधे बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो जड़ें हैं और अंडरग्राउंड स्टेम है, दोनों में अंतर होता है। मतलब जड़ भी अंडरग्राउंड होता है और कुछ पौधे की तने वाले भाग भी रूपांतरित होकर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। जैसे आप गाजर, मूली, सलजम कहोगे तब तो वो जड़ें हैं, लेकिन अगर आप आलू कहते हो या अदरक कहते हो या फिर आप हल्दी कहते हो या फिर आप अरबी कहते हो, जिसको कोचई कहते हैं, अरबी कोचई वो कहते हो, तो वो रूपांतरित तने हैं, वो जड़ें नहीं हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन उनका काम भी भोजन को संग्रहित करना है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है कि जड़ों में क्या परिवर्तन आता है, वो किस किस कार्य करने के लिए रूपांतरित होते हैं, जिसमें मुख्यतः भोजन है, सांस लेना है, प्रजनन है, ये सब कार्यों के लिए ये जो है रूपांतरित हो जाती हैं जड़ें। तो हम ये देखते हैं क्या क्या रूपांतरण है। कुछ पादपों की मूल पानी तथा खनिज लवण के अवशोषण तथा संवहन के अतिरिक्त भी अन्य कार्यों को करने के लिए अपने आकार तथा संरचना में रूपांतरण कर लेती हैं। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया, वे भोजन संचय करने के लिए, सहारा के लिए, श्वसन के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं। तो सहारा कौन देता है? जैसे कि
अपस्थानिक जड़ है उसके पिलर रूट, जो बरगद का मैं बात कर रहा था, ऐसे लटक जाते हैं जमीन से जुड़ करके, उनको सहारा देते हैं, ठीक है, वो अपस्थानिक जड़ें हैं सहारा के लिए। वैसी जैसे मैंने स्टिल्ट रूट कहा, इसका मैज का कहा और सुगर केन का कहा, गन्ने का, है ना, तो ये सहारा देने वाली है। और श्वसन मूल तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या चीज़ है। गाजर, सलजम, मूली की मूसला जड़ तथा शकरकंद की अपस्थानिक मूल भोजन को संग्रहित करने के कारण फूल जाती है। सलजम गोल ऐसे होता है ना, वो सलजम है ना। और शकरकंद तो आप जानते ही हैं, ऐसे मीठे मीठे ऐसे मोटे फूले हुए रहते हैं, मीठा लगता है, उसको उबाल के या भूंज के खाते हैं, है ना। क्या आप इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? देखिए इसमें आपको एस्पेरेगस है, सतावर, ठीक है, उसमें भी हो जाते हैं भोजन संग्रहित, या मिराबिलिस जलापा, उसमें भी जड़ें हो जाती हैं रूपांतरित, है ना। और भी कई हैं जिनमें जड़ें जो है भोजन को संग्रहित करने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। क्या आपको कभी देखकर यह आश्चर्य हुआ है कि बरगद से लटकती हुई संरचनाएं क्या उसे सहारा देती हैं? इन्हें प्रॉप रूट या पिलर रूट, सहारा देने वाली मूल कहते हैं। बरगद में ऐसे लटकता है, वो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैं बचपन में मैं करीब 6वीं या 7वीं क्लास में था, 7th क्लास में था, तो उसमें झूल रहा था एक बार ऐसे ऐसे, तो गिर गया, मैं गिरा था तो मेरा हाथ टूट गया था उसी पिलर रूट से। तो पिलर रूट आप देखेंगे जो पुराने, बहुत पुराने बरगद पेड़ हैं उसमें देखेंगे कि लटकती हुई जड़ें धीरे 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 जमीन में घुस जाती हैं, और जमीन में घुस करके फिर वहां से वो भोजन वगैरह अवशोषित, भोजन नहीं सॉरी, जल और खनिज तत्व अवशोषित करना चालू कर देते हैं। तो जड़ें जो हैं तो जड़ें, लेकिन धीरे धीरे तने जैसे दिखने लगती हैं, ऐसे हो जाती हैं, ठीक है। इसी प्रकार मक्का तथा गन्ने के तने में भी सहारा देने वाली मूल तने की निचली गांठों से निकलती हैं। इन्हें अवस्तंभ मूल या स्टिल्ट रूट कहते हैं। मैं इसके बारे में अभी कई बार चर्चा की आपको। जैसे ये गन्ना है, ये गन्ने का स्टेम है, तो ऐसे गांठें गांठें होती है ना, तो आप देख लें यहाँ से ऐसे ऐसे कुछ जड़ें निकल आती हैं, है ना, ऐसे ऐसे जड़ें निकल आती हैं, ठीक है, इनको स्टिल्ट रूट कहते हैं, अवस्तंभ मूल। कुछ पौधों जैसे राइजोफोरा जो अनूप क्षेत्रों में उगते हैं, अनूप मतलब दलदली क्षेत्रों में उगते हैं, बहुत सी मूल भूमि से निकल आती हैं वायु में, और ऐसी मूल को श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, PNEU, न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, जो सांस लेने के लिए बने होते हैं। इनमें छोटी छोटी छिद्र होती है ना, वायु में ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती है, क्योंकि जड़ों को वहाँ दलदल के अंदर हवा नहीं मिल पाती है। बरगद के वृक्ष में आप देख सकते हैं, बहुत मुश्किल से दिख पा रहा है, ये ऐसे ऐसे नीचे रूट निकले हैं, देख सकते हैं, ये पिलर रूट है, ठीक है। बरगद के पेड़ तो सब कोई देखे हो, ऐसा नहीं है, आप कितने भी बड़े शहर में रहते हो तब भी बरगद के पेड़ तो देखे हो, और गांव में हो तब तो आपको भी इसमें झूलने का अनुभव हुआ होगा, गिरे नहीं होंगे, मुझे उम्मीद है, मेरे जैसा, ठीक है। अब बात आती है तने की, ठीक है। तना कैसा करता है, क्या करता है, इसका रूपांतरण कैसे होता है, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो तना क्या है? जनरली जो तना का भाग है वो जमीन से ऊपर निकला रहता है उसको तना कहते हैं। लेकिन कुछ पौधों में, जैसा अभी मैंने नाम लिया, जमीन के अंदर वाले भाग में भी तना रूपांतरित हो जाता है, और विशेषकर वो भोजन को संग्रहित करने के लिए। जैसे आलू को ट्यूबर कहते हैं, अदरक, हल्दी, इनको अपन राइजोम कहते हैं, है ना। कोलोकेशिया यानी अरबी कोचई, इसको अपन कॉर्म कहते हैं, है ना। वैसी केला है, केले का जो मुख्य तना है वो अंडरग्राउंड होता है, वो भी राइजोम है, ठीक है। और कौन है? बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनके तने जो है अंडरग्राउंड है, लेकिन ज़्यादातर के तने बाहर हैं। और तने के साथ क्या क्या है? पत्तियां लगी होती हैं, है ना, पुष्प लगे होते हैं, या फिर पुष्प क्रम के रूप में पुष्प लगे होते हैं, फिर उसमें फल लगते हैं। तो तने की संरचना जो है काफी जटिल होती है इन सब चीजों को शामिल करने के कारण से। ऐसे कौन से अभिलक्षण हैं जो तने तथा मूल में विभेद स्थापित करते हैं? तो मैंने बहुत सारी चीजें बताई। तना अक्ष का ऊपरी भाग है जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल लगे होते हैं। यह अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर, ये देखिए आ गया नाम। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि ये भ्रूण है शीड के अंदर, भ्रूण में नीचे रेडिकल जिसको मूलांकुर कहते हैं, रेडिकल बताया था मैंने, मूलांकुर जिससे जड़ बनती है। और यहाँ पर मैंने लिखा था प्लूमुल, ठीक है, प्लूमुल लिखा था मैंने, इसका हिंदी मुझे ध्यान नहीं आ पा रहा था, इसकी हिंदी होती है प्रांकुर, और इसी से शूट एपेक्स बनता है, इससे शूट बनता है, इससे रूट बन रहा था रेडिकल से, मैंने अभी बताया, जिसको मूसला जड़, टैप रूट कह रहे थे।
और ये जो प्लूमुल है प्रांकुर, इससे तना बनता है, सूट सिस्टम बनता है। ठीक है, तने पर गांठ तथा पोरियां होती हैं। देखिए गांठ मतलब होता है नोड्स, ठीक है। पोरियां क्या होती हैं, उसी नोड्स में कुछ जो बर्ड्स होते हैं, कलिकाएं होती हैं, वो शामिल होती हैं। तने के उस क्षेत्र को जहां पर पत्तियां निकलती हैं गांठ कहते हैं, नोड्स। ठीक है, ये गांठें अंतस्थ अथवा कक्षीय हो सकती हैं। देखिए जैसे ये तना है तो ये बीच बीच में ये गांठें हैं, इसलिए इसको कक्षस्थ कह रहा है। ठीक है, अंतस्थ अथवा कक्षी, कक्षी का मतलब यह है जैसे किसी तने में अगर एक गांठ है तो फिर ये कक्षी कहलाएगा। ठीक है, और अंतस्थ मतलब ये अंतस्थ। ठीक है, ये गांठें, हाँ, जब तना शैशव अवस्था में होता है तब वह प्रायः हरा होता है और बाद में काष्ठी तथा गहरा भूरा हो जाता है। ठीक है, जैसे आप देखिए आपके यहाँ गुलाब का पौधा होगा, नहीं तो देखे तो जरूर है, उसका तना हरा होता है। और गुलाब का पौधा चूंकि बहुत बड़ा वृक्ष नहीं बनता तो हरा ही रहता है। लेकिन आप बाकी वृक्ष को देखिए, जैसे आप आम का पौधा लगाए होंगे या कभी देखे होंगे, तो शुरू में वो पौधा हरे रंग का रहता है पूरा, फिर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो नीचे से वो स्टेम जो है वो हरापन उसका खत्म होने लगता है और वो ब्राउन टाइप कलर का होने लगता है। क्योंकि हरापन का मतलब है उसकी एपिडर्मिस में, उसकी हाइपोडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। बाद में ये सेल धीरे धीरे डेड होते चले जाते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स में बदलते चले जाते हैं और इनका क्लोरोप्लास्ट धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। ठीक है, ऐसा है। तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूल तथा फल को संभाले रखना है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, शाखाएं बनती हैं, पत्ती, फूल, फल सब बनते हैं। पानी, खनिज लवण, प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करता है। देखिए तने से होके जाइलम और फ्लोएम गुजरता है, तो जाइलम नीचे से जड़ों से जो पानी और खनिज लवण आ रहा है उसको ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है, और फ्लोएम जो है पत्तियों में बने हुए भोजन को विभिन्न अंगों में और रूट तक पहुंचाता है। इसलिए ये दोनों नाम यहाँ पर लिखा है। प्रकाश संश्लेषी पदार्थ का मतलब है जो प्रकाश संश्लेषण से बना हुआ फूड मटेरियल है। कुछ तने भोजन संग्रहण करने, सहारा और सुरक्षा देने और कायिक प्रवर्धन करने का भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि संग्रहण करने के लिए तने में जैसे राइजोम है, कॉर्म है, मैंने बताया। सहारा देने के लिए तो तने के जो ब्रांचेस हैं वो ही हैं। सुरक्षा देने के लिए कायिक प्रवर्धन, वो जो राइजोम है, कॉर्म है, ये हैं, ट्यूबर हैं, ये हैं जो प्रजनन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम देखेंगे कि किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब है तने के रूपांतरण। ठीक है, तो इनको हम पढ़ लेते हैं फिर हम इसको खत्म करेंगे। देखिए ये जो फोटो है इसको हमको मूल वाले जगह पे लगाना था। ठीक है, ये पीछे लग गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं है। आप देख लीजिए, मूल के रूपांतरण पढ़े थे, आपको ध्यान है। देखिए सलजम है, गाजर है और शकरकंद है। तो सलजम और गाजर जो है मूसला जड़ों का रूपांतरण थे भोजन संग्रहण करने के लिए, और शकरकंद जो है अपस्थानिक जड़ के रूपांतरण। अरे देखिए न्यूमेटोफोर्स, ये देखिए कैसे बाहर निकले हैं श्वसन मूल सांस लेने के लिए। ठीक है, और ये एस्पेरेगस है जिसकी जड़ें जो हैं, अब इसमें दिख नहीं रहा है ठीक से, ऐसे मतलब भोजन को ये सतावर कहलाता है ना, तो भोजन को संग्रहण करके मोटे मोटे हो जाते हैं इनकी जड़ें। ठीक है, यहाँ पर ठीक से दिख नहीं रहा है, तो ये जड़ों का रूपांतरण का है ना। अभी हम तने का रूपांतरण पढ़ रहे हैं तो ये फोटो गलत जगह लग गया है, ये तने के रूपांतरण है। तो तने के रूपांतरण में आप देखिए, ये अदरक है जो कि राइजोम है एक प्रकार से, राइजोम, अदरक राइजोम। ठीक है, राइजोम। अरबी मतलब कोचई, ये कॉर्म है, कॉर्म होता है। आलू मतलब ट्यूबर होता है। तो ये सब अंडरग्राउंड स्टेम है जो नीचे रहते हैं, नीचे जमीन से नीचे। ठीक है, तो आ जो है संग्रहण के लिए है, ब जो है सहारा के लिए। तो सहारा के लिए आप देखिए तने में ऐसे स्प्रिंग जैसे जो बने हैं इनको हम कहते हैं टेंड्रिल या प्रतान। तो ये तने को सहारा देने के लिए, जैसे बहुत पतले तने होते हैं, लताएं होती हैं, किसी में लिपट के चढ़ना है तो उसमें ये टेंड्रिल बन जाते हैं, प्रतान। देखिए टेंड्रिल जो है पत्तियों से भी बन सकते हैं, तनों से भी बन सकते हैं, है ना, कहीं से भी। लेकिन यहाँ पर तने से बनने वाले का हम एग्जाम्पल देखेंगे। और जो स है संरक्षण, देखिए
संरक्षण के लिए क्या है, कांटे में बदल गया, देखिए रूपांतरित कांटे में। तो जो कलिकाएं होती हैं वो अगर कांटे बना लेते हैं, तने के ब्रांचेस बनाने की बजाय कांटे बना लेते हैं, जिनको हम थॉर्न कहते हैं, थॉर्न। जैसे बाउगिनविलिया में आप देखोगे थॉर्न बन जाता है, ठीक है। तो ये सुरक्षा प्रदान करेगा। फिर उसके बाद देखिए कायिक प्रवर्धन तथा फैलने के लिए तने का रूपांतरण। तो ऑक्जेलिस नाम का एक छोटा सा पौधा होता है, ये देखिए गांठ से विकसित मूल। तो एक्चुअली ये पौधा जमीन में जब फैलता है तो हर गांठों से, मतलब नोड में से रूट निकल निकल के जमीन में लग जाती है, तो ये फैलते चली जाती है। तो इस तरह से ये कायिक प्रवर्धन करने में भी सक्षम है। चलिए पढ़ते हैं इसको। तने का रूपांतरण। तना सदैव आशा के अनुसार प्ररूपी नहीं होते हैं, मतलब ये केवल तने जैसा दिखे हर जगह ऐसा जरूरी नहीं है, ज्यादातर में तो दिखते हैं। विभिन्न कार्यों को संपादन करने के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं, जो हमने अभी देखा। आलू, अदरक, हल्दी, जिमीकंद, अरबी के भूमिगत तने भोजन संचयन के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। किसने वृद्धि के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के समय ये चीरकालिक अंग की तरह कार्य करते हैं। देखिए जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तो पौधे का ऊपरी हिस्सा नष्ट हो जाता है, ऐसा लगता है पौधा खत्म हो गया, लेकिन जमीन के अंदर वाले भाग जो हमने अभी देखे वो जिंदा रहते हैं, और जब अनुकूल परिस्थिति आती है, पानी वगैरह मिलता है, तो फिर से वहां से पौधा फूट के नया बन जाता है, ठीक है। तने के प्रतान यानी टेंड्रिल जो स्प्रिंग जैसा होता है, जो कक्षी कली से निकलते हैं। कक्षी कली का मतलब होता है जैसे तना है, यहाँ पर कली है जिससे ब्रांच बनना चाहिए, वहां से ब्रांच की बजाय ये प्रतान बन जाते हैं, ठीक है। पतले तथा कुंडलित होते हैं और पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं, जैसे कद्दू वर्गीय सब्जी। कद्दू वर्गीय मतलब कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी एक फैमिली है जिसमें कद्दू, खीरा, लौकी, ककड़ी ये सब आते हैं। ये देखिए घिया, खीरा, तरबूज आदि, तथा अंगूर लता। अंगूर लता मतलब जो अंगूर के पौधे हैं वो भी लताएं जैसे होती हैं, जिनको वाइन ग्रेप वाइन कहते हैं, ग्रेप वाइन, ठीक है। तने की कक्षी कलिकाएं काष्ठी, सीधे तथा नुकीले कांटों में भी रूपांतरित हो सकती हैं, जैसे बाउगिनविलिया। वहां पर कलिका जो है वो कांटे बन जाते हैं, जिसको थॉर्न कहते हैं। कांटे बहुत से पौधे में होते हैं, जैसे साइट्रस और बाउगिनविलिया, ये देखो नाम आ गया। और साइट्रस मतलब नींबू। नींबू के पौधे में जो कांटे होते हैं वो कांटे एक्चुअली शाखाओं की जगह पर बनते हैं, उसकी जगह बन जाते हैं। ये पशुओं से पौधे को बचाते हैं, लेकिन बकरी से नहीं बचा पाएंगे। बकरी का मैंने देखा है, कितने भी कांटेदार पौधे हो आप काट के डाल दीजिए, उसकी पत्तियां चट कर जाते हैं लोग। अब पता नहीं उनका जीभ कैसे उनको सेलेक्ट करके खा लेते हैं वो। शुष्क क्षेत्रों के पौधे चपटे तने ओपनशिया कैक्टस अथवा गुदेदार सिलिंड्रिकाकार यूफोर्बिया रचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। इनके तनों में क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। देखिए मरुस्थली पौधे क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को झड़ा देते हैं या कांटों में बदल देते हैं, और जो पौधे का तना है उसको मोटा, मांसल, चपटा जैसा भी करके और हरा रंग में बदल देते हैं। उसको हम कहते हैं फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड कहते हैं, या फिर हम कहते हैं उसको क्लेडोड। देखिए दोनों में भी अंतर है, मैं आपको बताता हूं। अभी तना रूपांतरित हो गया हरा और प्रकाश संश्लेषण करने लग गया, पत्तियां झड़ गई कांटों में। तो अब देखिए जो तना हरा हुआ, अगर वो हरा तना कई इंटरनोड्स के बने हुए हैं, मतलब अलग अलग भागों से, कई भागों से मिलकर बना है, तो हम उसे फाइलोक्लेड कहेंगे। लेकिन अगर उसमें एक ही इंटरनोड और एक ही ब्रांच है, शाखा है, तो हम उसे क्लेडोड कहेंगे। तो फाइलोक्लेड आपको मिलेगा ओपनशिया या कैक्टस में, और क्लेडोड आपको मिलेगा एस्पेरेगस में, ठीक है। तो ये है, उसी को लिखा है, ठीक है। और कुछ पौधे को भूमिगत तने जैसे घास तथा स्ट्रॉबेरी आदि नई कॉर्म स्थिति निश में फैल जाते हैं, और जब पुराने पौधे मर जाते हैं तब नए पौधे बनते जाते हैं। देखिए जमीन के अंडरग्राउंड पार्ट से निकल करके फैल जाते हैं ऐसे, ठीक है। पुदीना तथा चमेली जैसे पौधों में प्रमुख अक्ष के आधार से एक पार्श्व शाखा निकलती है और कुछ समय तक वायवीय वृद्धि करने के बाद मुड़कर जमीन को छूते हैं।
ठीक है। एक्चुअली ये जो है रनर्स कहलाते हैं। ऐसे शाखाएं निकलती हैं, जमीन में घुस जाती हैं, टूट जाते हैं, वो नए पौधे बन जाती हैं, इस टाइप की, इनको रनर्स कहते हैं। ठीक है। पिस्टिया तथा आइकॉर्निया जैसे कलीय पौधों में एक पार्श्वी शाखा निकलती है जिसकी पोरियां छोटी होती हैं, जिसके प्रत्येक गांठ में पत्तियों का झुंड, फूल का गुच्छा, तथा क्राइसैंथेमम में, गुलदाउदी में पार्श्वी शाखाएं आधार तथा भूमिगत प्रमुख तने से निकलती हैं और मिट्टी के नीचे क्षैतिज रूप से वृद्धि करती हैं, उसके बाद बाहर निकल आती हैं, पत्तियां युक्त प्ररोह बन जाती हैं। देखिए क्राइसैंथेमम में जैसे ये पौधा है, ये अंडरग्राउंड भाग है, कुछ भाग इसका तना ही होता है, फिर इधर जड़ें हैं। तो अंडरग्राउंड वाले पार्ट से तने की शाखा निकलती है, फिर जमीन से बाहर निकल आती है, और शाखाएं निकलती जमीन से बाहर निकल आती हैं। ठीक है, इसको अपन शकर्स कहते हैं, शकर्स। क्राइसैंथेमम है मिंट, पुदीना में भी इसी प्रकार का होता है एक्चुअली। ठीक है, लेकिन उसमें रनर लिख दिया है। रनर में क्या अंतर है, रनर और शकर में क्या अंतर है? शकर में जमीन के अंदर से शाखा निकलती है, फिर बाहर निकल आती है, ये शकर है। ठीक है, शकर जिसको मिंट या क्राइसैंथेमम में है। और दूसरा होता है रनर। रनर में क्या होता है, जमीन के बाहर से ही शाखा निकलती है, फिर जमीन से रूट बना लेती है, इधर पौधा बना लेती है, और आगे निकलती है, इधर पौधा, इधर रूट बना लेती है, फिर ये टूट भी जाते हैं कई बार। ठीक है, तो इस तरह से कई प्रकार से। और जो जली पौधे हैं जैसे पिस्टिया आइकॉर्निया में, जैसे जल है तो जल में पौधा तैर रहा है, जैसे पौधा तैर रहा है जल में, तो इसकी शाखाएं निकलती हैं, फिर यहाँ पर एक और पौधा बन जाता है, फिर शाखाएं निकल के एक और पौधा बन जाती है, इस टाइप की हो जाती है। तो ये आइकॉर्निया, पिस्टिया जो आजकल जो तालाब है और इस टाइप के जो गड्ढे वड्ढे जहाँ पानी भरे होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलते जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी समस्याएं बनती जा रही हैं, क्योंकि वो फैल जाती है और जल से ऑक्सीजन खींच लेती है, तो वहाँ के जो जली जीव जंतु हैं उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो आपने विभिन्न प्रकार के रूपांतरण देखे, तने में देखा और जड़ में देखा। अब हम पत्ती, उनकी संरचना, उनके रूपांतरण, ये हम अब अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।